एक भाभी की 4 अतरंगी ननद। रसोई घर में बर्तन मांजती हुई चांदनी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। हाँ, वैसे तो चारों की चारों बहुत भरोसा दिलाती थी कि भाभी को कुछ नहीं करने देंगी, मगर अब तक चारों बहनों की बिछौना तोड़ने से फुर्सत ही नहीं मिली। जाने कैसे अतरंगी बेढंगी ननद पल्ले पड़ी हैं। चांदनी ऐसा कह रही थी कि अचानक उसकी चारों ननद शिल्पा, काजल, अन्नू और दिया रसोई घर का रुख करती हैं और काजल मर्म लहजे में कहती है, लाइए चांदनी भाभी, बर्तन मैं मांज लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है झूठ मूठ का मसीहा बनने की। अगर जिम्मेदारी से महीने के 30 दिन बर्तन धोती ना तो तुम्हारे काले हाथ पांव पर पड़ी पपड़ी उतर जाती। अरे दिया, तुम क्यों दांत फाड़ रही हो? हंसी के हंसगुल्ले फोड़ फोड़ कर पहले ही तुम्हारे समतल दांतों को दत्तल का दीमक लग गया है। और सोनाक्षी, तुम फुहड़ पने में तो तुमने गधे को भी पीछे पछाड़ रखा है। दिन भर पलंग पर जानवरों की तरह जुगाली कर करके गुब्बारे जैसी फूल गई हो, एक दिन फट जाओगी। और अन्नू, तुम जिराफ की जैसी कद हो गया है मगर जिम्मेदारियों से पाला नहीं पड़ा। ये है रमा देवी की 4 बेटियां और चांदनी की 4 अतरंगी ननद। जहां काजल बेहद पक्के रंग की रही, वहीं शिल्पा बेहद भारी भरकम शरीर की लड़की और दिया दत्तल दांत बिना बात के भी चमकते रहते। फिर तो वहीं अन्नू कद से बेहद लंबी। ये देखकर चांदनी अक्सर उन्हें खरी खोटी सुनाती, बावजूद इसके चारों बहनों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। भाभी, आप तो जानती हैं कि हम आपकी किसी भी बातों का बुरा नहीं मानते, और अगर मेरा वजन घटना ही होता तो आपके इतने सारे ताने बाने सुनकर कुछ तो फर्क पड़ता ना। बस करो शिल्पा, इस घड़ी में मजाक के मूड में नहीं हूँ, समझी? भाभी, किसी ने आपको बताया क्या? आप गुस्से में बहुत ही लाजवाब लगती हैं। बस बस, तुम बहनों की बटरिंग बातें तुम्हारी भाभी भली तौर से समझती बूझती है। भाभी, आप चाहे हमको जो मर्जी कह लो, हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ननद भाभी का नाता तो नोक झोंक का ही होता है। चारों बहनें चांदनी के साथ मिलकर खाने की तैयारियों में जुट जाती हैं। तभी शिल्पा दूर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर चांदनी शिल्पा को ताना मारते हुए कहती है, क्या बात है हमारी शिल्पा रानी, तो मिनट भर में ही थक मांद कर थस्करी मारे बैठ गई हैं। कहो तो चारे का गोता लगा दूं? अगर भाभी मुझसे घास फूस नहीं खाया जाता, चारे की जगह कुछ चटपटा मिल जाता तो मजा आ जाता। शिल्पा, कुछ चटपटा खाने का मन है? कहो तो एक धुआंधार चांटा लगा दूं? तुम्हारी दशा उस भैंस की तरह है जिसके आगे कितनी भी बातों का बीन बजा लो, वह पगुराई करने से बाज नहीं आती। भाभी, कहीं मैं मटरू की बिजली तो नहीं? मेरी मती मारी गई जो मैं तुम अतरंगी ननद में बदलाव लाना चाहती हूँ। थोड़ी देर में चांदनी मेज पर खाना लगाती है। तभी चारों ननद टेबल बजाते हुए कहती हैं, खाना दो, खाना दो। ये क्या बचकानी बुद्धि है? क्या बात है बहू, तेरा चेहरा लाल पीला क्यों है? माँ जी, इन चारों ननद ने मेरी नाक में दम कर दिया है। देखिए इनकी बिगड़ी सूरत को। ऐसे में कौन सा भला मानुष इन प्राइमेट प्राणियों को अपने घर में पनाह देना चाहेगा? चारों में से कोई भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। बावजूद इसके चांदनी की चारों ननद अपनी कमी पर ध्यान नहीं देती, जिसके चलते उनका भेष और भद्दा होता चला जाता है। एक शाम चांदनी अपनी चारों ननद के साथ बैठी हुई चाय की चुस्कियां ले रही थी। तभी अन्नू कहती है, वैसे चांदनी भाभी, आप तो बला की खूबसूरत हैं और वेद भैया आपके सामने फीके से हैं। ये देखकर भी आपने शादी के लिए हाँ क्यों की? सच पूछो तो मुझे वेद पसंद नहीं थे, मगर मैं बेहद गरीब घर की बेटी हूँ। मेरे बाबूजी के पास देने को इतना दहेज नहीं था कि वह मुझे ऊंचे खानदान में ब्याहें, इसलिए मेरा और वेद का संजोग मिल गया। इसीलिए मैं तुम चारों को हमेशा खुद पर ध्यान देने को कहती हूँ, क्योंकि गरीब से गरीब और रईस से रईस लड़के वाले रूपवती लड़की चाहते हैं। तुम तो अपने भैया की परेशानियों को भली भांति देखती हो। तुम्हारे इस बिगड़े हुलिये के साथ कोई भी तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा। ना तुम दुल्हन बनोगी, ना इस घर से तुम्हारी डोली उठेगी। इसलिए तुम अपने खोट को बदलो। चांदनी की समझ बूझ की बातें चारों बहनों के सीने में बाण की तरह चुभ जाती हैं। उस रोज के बाद से चारों ननद चिटकोली बन जाती हैं। एक दिन जब चांदनी अकेले में बैठी थी, तभी उसकी सास रमा उसके पास आकर कहती है, क्या बात है बहू, तेरा इतना चेहरा बुझासा क्यों है? रमा के पूछने पर चांदनी उसे सारी बात बताते हुए बोलती है, माँ जी, भाभी होने के नाते मैं अपनी ननद का भला चाहती हूँ। शायद मेरी बात को इन चारों ने गलत मतलब साथ लिया। पहले के जैसे चारों अब मुझसे मीठे मुंह बात भी नहीं कर रही हैं।
बहू, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वो बजते हैं। तू चिंता मत कर, बस इनके मन पसंद का खाना बना, बाकी अपनी सास पर छोड़ दे। चांदनी अपनी ननद को मनाने के लिए उनके पसंद का खाना बनाकर उनके बीच परोसती है। दिया, अनु, शिल्पा, काजल, जिस तरह मैं तुम्हारी माँ हूँ, चांदनी तुम्हारी भाभी है। वो तुम्हारा भला चाहती है। मेरी बच्चियों, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, बल्कि तुम बहनों का घर बसते देखना चाहती है। चांदनी की भीगी पलकें देखकर चारों बहनों का दिल पसीज जाता है, जिसके बाद वह शादी के लिए हामी भरती हैं और कुछ ही दिनों बाद चंपा अपने बेटे अनुज के साथ उनके घर आती है। क्या हुआ आंटी जी, कोई परेशानी है क्या? जब से आप आई हैं बस दीवारें देख रही हैं। अरे बेटी, जब तक लड़की नहीं आएगी तो नजर तो दीवारों पर जाएगी। आंटी जी, मेरी चारों ननद तो आपके सामने खड़ी हैं। हैं? ये लड़कियां हैं? अरे एक पल को खोटा सिक्का चल जाएगा मुझे। बहू चाहिए, बला नहीं। जयराम जी की। चल अनुज। अरे आंटी जी, इन चारों में से किसी एक को तो चुन लीजिए। एक नजर मेरी चौथी ननद अनु पर डालकर देखिए। अरे इसने तो कद काठी में बच्चन साहब को भी कतार में पछाड़ दिया। अरे इन्हें ब्याह से ज्यादा बदलाव की जरूरत है। एक का रंग इतना पक्का तो ये भैंसिया एक बार जहाँ थस्करी मार कर बैठ जाए तो 4 जन लगेंगे उठने में। अरे घर के खत्ते खाली हो जाएंगे इसका पेट भरते भरते। और ये दत्तल तो सबसे एंटीक पीस है। मेरी मानो तो इन चारों को खच्चर के खूंट से बांध दो। चंपा के मुंह से हंसी उड़ते देखकर चांदनी की चारों ननद की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। ये देखकर चांदनी बादल की तरह गरज उठती है। बस, बहुत बड़बोली बन चुकी आप। वो रहा दरवाजा, जाइए यहाँ से। उसके जाते ही चांदनी अपनी ननद से कहती है, देखा, आज अगर शुरू से तुम चारों ने मेरी बात मानकर अपने रूप को संवारने निखारने पर ध्यान दिया होता तो आज लड़के वाले न तुम्हारे ठट्टा उड़ाते और न ठुकरा कर जाते। भाभी, अब से हम चारों आपकी बात मानेंगी। अब से मैं कम हंसूंगी। हाँ भाभी, मैं भी अपने खाने पर कंट्रोल करूंगी और अपने बढ़ते वजन पर ध्यान दूंगी। मगर भाभी, मैं अपना कद कैसे घटाऊंगी? तुम्हें खुद को कम करने की जरूरत नहीं अनु, तुम ठीक हो। बस अपने पतलेपन को भरने के लिए खान पान बढ़ाओ। और काजल, तुम अब से तुम्हें रोजाना मेरा बनाया हल्दी चंदन का लेप लगाना होगा, वो भी बिना भौं सिकोड़े। हम तैयार हैं भाभी। उस रोज के बाद से चांदनी की चारों उतरंगी ननद फुहड़ पने का चोला उतार कर फुर्ती का फेटा बांधे मेहनत करती हैं। जहां शिल्पा सुबह सवेरे जॉगिंग करती और सलाद खाती, वहीं काजल खुद से लेप बनाकर लगाती और अनु अपने खाने की मात्रा को बढ़ाती है। वहीं चांदनी अपनी दत्तल ननद दिया का डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जांच पड़ताल कराती है। और बीतते समय के साथ चांदनी अपनी अतरंगी ननद को खूबसूरती के ढांचे में ढालने में महारत हासिल करती है, जिसके बाद उन चारों की शादी बेहतरीन परिवार में हो जाती है। तो ये थी एक भाभी की 4 अतरंगी ननद की कहानी। अरे लड्डू की अम्मा, कहाँ हो? अरे लड्डू के पिताजी, मैं यहाँ हूँ। अरे लड्डू की अम्मा, तुम्हें पता है आज अमेरिका से मेरी 2 बहनें आ रही हैं। क्या कहा लड्डू के पिताजी? अमेरिका से आपकी बहनें आ रही हैं? हाँ बिदिया, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी खातिरदारी में कोई कसर न छोड़ो। अरे लड्डू के पिताजी, आप चिंता काहे करते हैं? हम आपकी बहनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, ये तो मुझे पता है लड्डू की अम्मा, तुम बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। चलो मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, जब तक तुम घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो। ऐसा कहकर जीतराम एयरपोर्ट पर अपनी दोनों विलायती बहनों को लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों बहनों को एयरपोर्ट से आते हुए देख हैरान रह जाता है। अरे मोरी मैया, ये क्या देख लिया मैंने? मेरी बहनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं? जैसे ही जीतराम अपनी दोनों बहनों को देखता है, वह उनको उनके नाम से पुकार कर कहता है, अरे चमेली, चांदनी, तुम दोनों आ गई। और तुमने ये क्या पहना है? ऐसे कपड़े पहनकर गांव जाओगी तुम? अरे अगर ऐसे जाओगी तो गांव के सभी लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। अरे भैया, चांदनी क्यों बोल रहे हो? मेरा नाम साइना है, साइना। और भैया, मेरा नाम चमेली नहीं, चेरी है, चेरी। अरे चांदनी, चमेली, तुम दोनों अपने जितने भी नाम बदल लो, मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी।
अब चलो, तुम्हारी भाभी तुम्हारा घर पर इंतजार कर रही हैं। ऐसा कहकर जीतराम उन्हें घर ले आता है। रास्ते में जब गांव के सभी लोग चांदनी और चमेली को देखते हैं तो सभी उन्हें घूरने लगते हैं। अरे भैया, ये गांव के सभी लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे तो गांव में आकर ऐसा लग रहा है जैसे बावले गांव में ऊंट आ गया। ये सब तो तुम्हारे उन कपड़ों का कमाल है। अरे विदेश में मैंने तुम्हें अपनी संस्कृति को बदलने के लिए नहीं भेजा था। अहो भैया, ये तो आजकल का फैशन है, फैशन। क्या साइना, तुम भी किसको समझा रही हो? भैया तो आज भी गांव के गवार ही हैं। देख चमेली, फिर से मुझे अगर गवार कहा तो अच्छा नहीं होगा। ओहो भैया, कितनी बार समझाया है मैंने आपको, मेरा नाम चमेली नहीं चेरी है। अरे मेरे लिए तो तुम चांदनी और चमेली ही रहोगी, चाहे कितना भी मुझे समझा लो। चलो, अब घर आ गया। जैसे ही वह अपने घर के आंगन में आकर खड़ी होती है, उनके पैर गोबर में धंस जाते हैं। छी 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 यार, कितना गंदा है ये, कितनी गंदी बदबू आ रही है। शिट यार, मेरी पूरी सैंडल ही गोबर में गंदी हो गई है। तभी बिंदिया उन दोनों को देखकर कहती है, इन्हें देखकर मालूम पड़ा था इनकी विलायती बहनें आ गईं। अरे लड्डू की अम्मा, वहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? अपनी ननद का स्वागत नहीं करोगी? अरे लड्डू के पिताजी, स्वागत तो हुई गवा। इन्होंने आते ही पोते पोताए आंगन में अपने पैर छपाकर ही अपना स्वागत कर लिया है। मुझे इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे लग रहा है कि मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। अरे लड्डू की अम्मा, जाओ मेरी बहनों के पैर दबा दो। अगर विलायत से आई है तो इन्हें यहाँ की आदत नहीं है। हाँ लड्डू के पिताजी, अभी धुलवा देती हूँ। बिंदिया चमेली और चांदनी दोनों को ले जाती है और उनके पैर धुलवाती है, जिसके बाद वह दोनों को खाट पर बैठने के लिए कहती है, तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गोरी से दूध निकालना पड़ेगा। बिंदिया ऐसा कहकर सामने खड़ी उसकी गाय, जिसका नाम उसने गौरी रखा हुआ था, वह उसके स्तन पकड़कर एक लोटे में दूध निकालने लगती है, जिसे देखकर चमेली का मन खराब हो जाता है और वह उसी समय उल्टी कर देती है। अरे चेरी, ये क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे भी उल्टियां हो जाएंगी। हे भगवान, ये हमारी गवार भाभी कैसी है? बताओ, इस गाय के निकले हुए दूध की चाय हम कैसे पिएंगे? बिंदिया दूध ले जाकर चाय बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में बिंदिया अपने कमरे से साड़ी निकाल कर लाती है और अपनी दोनों ननद को देते हुए कहती है, लागत है तुम्हारे अमेरिका में कपड़े की बहुत कमी है, तभी तो तुमने आधे नंगे कपड़े पहने हुए। मेरी मानो, इन साड़ियों को पहन लो, नहीं तो गांव वाले तुम्हारा मजाक उड़ाने लगेंगे। ओहो, तुम जैसे गवार औरत को आखिर कैसे पता होगा इतने फैंसी और लेटेस्ट मॉडल वाले कपड़े के बारे में? तुम्हें पता भी है ये कपड़े कितने महंगे हैं? तुम्हारी इस 2 कौड़ी की साड़ी से तो बहुत महंगे हैं। ओह प्लीज, तुम हमसे दूर रहो, तुम तो हमारी भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी जैसी गवार और बिल्कुल गवार भाभी हमारी कैसे हो सकती है? बिंदिया यह सुनकर उदास हो जाती है, जिसके बाद वह चुपचाप जाकर चाय बनाने लगती है। बिंदिया अपनी दोनों ननद को चाय लाकर देती तो उसकी दोनों ननद चाय तक नहीं पीती। देखते ही देखते चांदनी और चमेली दोनों ही बिंदिया को बहुत ज्यादा नखरे दिखाने लगती हैं। ऊपर से वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में यहाँ से वहां घूमती रहती है। एक दिन बिंदिया की पड़ोसन राधिका उससे कहती है, अरे बिंदिया, तेरी इन बेलायती ननद को तो समझाती क्यों नहीं है? भला इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर गांव में घूमेंगी तो हमारे गांव के जवानों का क्या होगा? अब क्या बताऊं राधिका बहन, इतना तो समझाती हूँ अपनी ननद को, लेकिन बेलायती है ना, हमारे बस में कहाँ आएंगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद चांदनी और चमेली के शहर से कुछ दोस्त उनसे मिलने आते हैं। शुक्र है रोहन, तुम यहाँ आए तो सही। मुझे तो इस गांव में हर तरफ गवार और देहाती लोगों के अलावा और कोई दिख ही नहीं रहा था। राघव, काफी टाइम हो गया है, मैंने कोई पार्टी शार्टी नहीं की है। चलो क्यों ना आज एक पार्टी ही कर ले। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, काफी समय बाद हम लोग मिले हैं, एक पार्टी तो बनती है। तो आज की रात हम लोग घूमने के लिए बाहर चलेंगे, मैं अपनी कार ले आऊंगा। वह सभी पार्टी का इंतजाम करने लगते हैं, जिसके बाद रात के समय चांदनी और चमेली अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बाहर चली जाती हैं। लेकिन पार्टी के बहाने रोहन और राघव दोनों ही चांदनी और चमेली का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अरे ये लो और पियो, देखो इतनी सारी शराब मैं तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया हूँ। अगर और शराब पी तो अब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। बस करो रोहन, अब मैं और नहीं पी सकती। देखो
मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अब तुम दोनों हमें घर तक छोड़ आओगे। अरे अभी जल्दी ही क्या है, अभी तो माहौल गर्म हुआ है, अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी शराब चढ़नी शुरू हुई है। ऐसा कहकर रोहन चमेली के करीब जाने लगता है, जिसके बाद चमेली उसे बार बार अपने आप से दूर करती है। वहीं राघव भी चांदनी के पास जाता है। देखो, तुम हमारे दोस्त हो, हमसे दूर रहो। अरे अरे क्या हुआ, तुम परेशान क्यों होती हो? हम पर भरोसा रखो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर जीतराम और बिंदिया दोनों पहुँच जाते हैं और राघव और रोहन को ऐसा करते हुए देख आग से बबूला हो जाते हैं। जिसके बाद बिंदिया एक डंडा उठाती है और जीतराम और राघव उसके साथ ही रोहन को पकड़ लेता है। अरे ससुरा का नाती, तोहार इतनी हिम्मत कि तो हमारी ननद के ऊपर बुरी नजर डालोगे? रुक, आज हम तुम्हें संस्कृति का एक एक पाठ पढ़ाएंगे। अरे लड्डू की अम्मा, जितना भी आज तक देसी घी तुमने खाया है, आज उस देसी घी को इन दोनों के ऊपर अच्छे से निकालना। बिंदिया डंडा उठाकर राघव और रोहन के ऊपर बजाना शुरू कर देती है। इतना पिटने के बाद रोहन और राघव दोनों जीतराम और बिंदिया से माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज के बाद हम कभी भी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हमें हमारा सबक मिल गया है, इसलिए हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें छोड़ दो। जीतराम उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वह अपनी दोनों विलायती बहनों से कहता है, अरे देखा तुम दोनों की आजादी के चलती आज तुम दोनों की इज्जत तुम्हारे हाथ से चली जाती। हमें सब समझ आ गया है, हमारी गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने अपनी संस्कृति को समझा ही नहीं। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो भैया भाभी। जीतराम और बिंदिया दोनों चांदनी और चमेली को वापस घर ले आते हैं, जिसके बाद से चांदनी और चमेली धीरे धीरे अपनी भाभी के साथ रहकर गांव की सभी संस्कृति और संस्कार सीखने लगती हैं। उसी समय से वह गांव के रंग में ढल जाती हैं और अपने भैया भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ है? तुझे घर का काम दिखाई नहीं देता? आई माँ जी। अरे क्या कर रही है इतनी देर से? इस घर का काम कौन करेगा? लेकिन ये सब काम तो नौकरों के हैं ना, नौकर कहाँ हैं घर के? अरे लो भाई, कर लो बात। अब मैं कहूँगी तो बुरी लग जाएगी। तुझे इसीलिए इस घर में लाए हैं कि तू आराम फरमाएगी। अरे हमारे जमाने में कोई नौकर नहीं होते थे, हम खुद अपने घर का सारा काम करते थे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं जल्दी से सारे घर का काम कर लेती हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, खाना तो बनाना आता होगा तुझे। एक काम कर, बढ़िया बढ़िया सा खाना बना ले। मेरी बहन और मेरी कुछ सहेलियां आज घर पर आ रही हैं। जी माँ जी, मैं अभी सब कुछ कर लेती हूँ। धानी 400 की स्पीड से घर के काम करने लग जाती है। उसकी फुर्ती देख सरिता हैरान रह जाती है। अरे ये लड़की है या फिर आफत, इतनी जल्दी काम खत्म कर लिया। लेकिन मैं भी इसकी सास हूँ, इसे तो मजा चखा कर ही रहूंगी। धानी घर के सारे काम करने के बाद जल्दी से खाना भी बना लेती है। तभी दरवाजे पर किसी के दस्तक बजती है। धानी दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा पर सरिता की बहन बबीता और उसकी कुछ सहेलियां खड़ी होती हैं। अरे आइए आइए, अंदर आइए, आपका ही तो इंतजार था। धानी सबको अंदर बुला लेती है, जिसके बाद वो सबको शरबत देती है। सरिता अपनी बहन को गले से लगा लेती है और कहती है, अरे दीदी, कितने दिनों बाद मैंने आपको देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं सदियां बीत गई हो, हम दोनों बहनों को मिले हुए। अरे बस कर, क्यों मक्खन मलाई लगा रही है अपनी बहन को? अगले महीने तो मिले ही थे हम दोनों, भूल गई क्या? हाँ दीदी याद है, लेकिन बहनों से मिलकर पेट थोड़ी भरता है। अरे अपनी बहन से ही मिलेगी या फिर अपनी सहेलियों से भी? तुम दोनों बहनों का प्यार खत्म हो गया हो तो हमसे भी मिल लो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम तो मेरी सबसे खास सहेली हो और तुम सब पूरे महीने मेरे घर पर ही रुकोगी। अरे बहू, यहाँ खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? जाकर सबके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ। अभी लेकर आती हूँ माँ जी। धानी खाने के टेबल पर खाना लगा देती है, जिसके बाद वो सभी खाने के टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। सरिता जैसे ही पहला निवाला खाती है, वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, इतना तेल क्या दहेज में लेकर आई थी? अरे तूने तो सब्जी में निरा तेल ही तेल डाल रखा है। माँ जी, ये तो भिंडी की सब्जी है, इसमें तो तेल ज्यादा ही डलता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो दूसरी सब्जी खा लीजिए। धानी ऐसा कहकर सरिता को दाल परोस देती है, जिसके बाद सरिता अपने मन ही मन कहती है, ओहो, ये मैंने क्या कर दिया?
मुझे तो भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, अब क्या करूं? ऐसा सोचकर सरिता अपनी बहू से कहती है। अरे बहू, अब तूने सब्जी बनाई है तो मुझे खानी ही पड़ेगी। अब मैं अपने बेटे की कमाई का राशन खराब थोड़ी जाने दे सकती हूँ। ऐसा कहकर सरिता भिंडी की सब्जी खाने लगती है। देखते ही देखते सरिता सारी सब्जी चट कर जाती है। अरे सविता, तू भी ना, तेरी आदत गई नहीं हर चीज में नकल निकालने की। अरे सही तो कह रही है मेरी बहन, अब अपनी बहू को सिखाएगी नहीं तो इसकी बहू को घर कैसे चलाना आएगा? ये बात भी ठीक है, वैसे बहू को घर चलाना तो आना ही चाहिए। उस दिन के बाद से वो चारों धानी की रेल बना देती हैं। अरे बहू कहाँ है तू? जरा मेरे कपड़े इस्त्री कर दे, मुझे आज बाहर जाना है। अरे बहू, मेरे नहाने का पानी गर्म कर दे। अरे बहू देख, सुबह के 12 बज गए हैं और मैंने अभी तक सुबह से कुछ नहीं खाया है। तू सबसे पहले मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दे। अरे बहू कहाँ है तू? मेरे कपड़े नहीं मिल रहे, तूने मेरे कपड़े कहाँ रखे थे? अपनी 2 सास और उनकी 2 सहेलियों में धानी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कभी कोई बुलाता तो कभी कोई बुलाता। धानी एक एक करके जल्दी जल्दी चारों के काम करती है। हे भगवान, इन चारों ने मिलकर तो मेरी रेल बना दी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाऊंगी। वो इतना कह ही रही थी कि तभी उसकी सास सरिता की आवाज आ जाती है। वो बेचारी फिर से अपनी सास सरिता की बात सुनने के लिए चली जाती है। ऐसे ही धानी को ये सब झेलते हुए 1 महीना बीतने वाला होता है। एक दिन धानी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी दोनों सास और उसकी सास की सहेलियां रसोई में आकर उससे कहने लगती हैं। अरे बहू, ये क्या? तूने तो मेरी नई की नई साड़ी प्रेस से जला दी। अरे बहू, मेरे कपड़े गंदे हैं, पहले मेरे कपड़े धो दे। अरे बहू, जरा मेरे सर में थोड़ा सा तेल तो लगा दे। बहू, मेरे कमरे का गीजर नहीं चल रहा, एक काम कर, जरा चूल्हे पर गर्म पानी चढ़ा दे मेरे नहाने के लिए। उन चारों को एक साथ बोलते हुए देख धानी अचानक से बेहोश हो जाती है और वहीं गिर जाती है। धानी को इस तरह देख वो चारों बहुत परेशान हो जाती हैं और तुरंत डॉक्टर को कॉल करती हैं। जैसे ही डॉक्टर आते हैं वो धानी का चेकअप करते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, देखिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसे समय में चक्कर आना और ये उल्टी होना होता ही रहता है। आपकी बहू प्रेग्नेंट है, मुबारक हो, आप सभी दादी बनने वाली हैं। ये सुनकर सरिता बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अपनी बहू धानी को गले से लगाकर कहती है, अरे वाह बहू, तूने तो जीते जी मुझे स्वर्ग दिखा दिया। अब जल्दी से एक प्यारा सा पोता दे दे, मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। वो चारों धानी से बहुत खुश हो जाती है। वहीं डॉक्टर उन चारों से कहता है, हाँ लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, धानी अभी बहुत कमजोर है, उसे अभी आराम और केयर की बहुत जरूरत है। अगर अभी उसको सही से केयर नहीं मिली तो बच्चा होना मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर साहब, धानी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम चारों उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी। आखिर धानी हमारी लाडली बहू जो है। उस दिन से वो चारों धानी का अच्छे से ख्याल रखने लगती हैं। अरे यही सही मौका है इन्हें सबक सिखाने का। इन चारों ने मुझे एक उंगली पर नचाया है, अब मैं भी इन्हें नचाऊंगी। धानी धीरे धीरे उन चारों से अपने खाने की फरमाइश करने लगती है। सासू माँ, आज मेरा मलाई कोफ्ते खाने का बहुत मन कर रहा है और साथ में गाजर का हलवा मिल जाए तो और भी बढ़िया बात होगी। क्या आप सब मेरे लिए ये बना दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, हम सब मिलकर तेरे लिए खाना जरूर बनाएंगे। सरिता अपनी बहन बबीता और अपनी दोनों सहेलियों के साथ रसोई में जाती है, जिसके बाद वो मलाई कोफ्ते बनाती है और साथ में गाजर का हलवा भी बना लेती है। एक दिन में रसोई के अंदर काम करके उन्हें अपनी नानी याद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ धानी एक एक करके अपनी सारी फरमाइशें करने लगती है, जिसकी वजह से उन चारों की हालत बुरी हो जाती है और वो चारों आपस में कहती हैं, हमारा तो एक दिन में ही इतना बुरा हाल हो गया, बेचारी धानी हम चारों की फरमाइशें कैसे पूरी करती होगी। हमें धानी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था, शायद इसीलिए आज वो इतनी कमजोर है। मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ, हमें एक नौकर रख लेना चाहिए जो धानी का भी अच्छे से ख्याल रखे और हम सबका भी। अरे ये तो सब ठीक है, लेकिन धानी की तबीयत ठीक होने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि बेचारी धानी हमारा कब तक इस तरह काम करती रहेगी। इसके बाद वो चारों एक नौकर रख लेती हैं और बारी बारी से खुद ही धानी के लिए खाना, स्वादिष्ट और अच्छा खाना बनाकर उसे खिलाती हैं। इतनी सेवा देखकर धानी बहुत खुश होती है और अब वो अपनी सास को परेशान करना भी छोड़ देती है, जिसके चलते वो किसी को भी कहीं जाने नहीं देती। कुछ ही समय बाद धानी प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद धानी अपनी सास सरिता की लाडली बहू बन जाती है।
भैरव और देविका नामक एक गरीब भाई बहन का जोड़ा जबलपुर गांव में रहता था। वह दोनों माँ दुर्गा के बड़े आराधक थे। 17 साल का भैरव 15 बरस की बहन देविका का बड़ा भाई था। उनके पास गौरी नाम की एक गाय थी जो उन्हें खूब सारा दूध दिया करती थी, मगर कुछ दिनों से गौरी ने दूध देना बंद कर दिया था। हे दुर्गा माँ, हम दीन दुखियारे भाई बहन को और कितने दुखों को भोगना शेष रह गया। कल से नवरात्रि शुरू होने को है, ऐसे में मेरी गाय गौरी ने दूध देना बंद कर दिया। हमारी इकलौती आशा के द्वार भी बंद हो गए। मुझ बेबस भक्त के पास भरसक इतने पैसे भी नहीं जो मैं माँ दुर्गा की सूक्ष्म सी मूर्ति भी मोल ले सकूं। धीरज धरो भैया, क्या हुआ जो हम माँ दुर्गा की मूर्ति मोल नहीं ले सकते, मगर अपने हाथों से बना तो सकते हैं। अभी सिर्फ सांझ ढली है, चलो नदी तट से मिट्टी ले आते हैं। दोनों भाई बहन नदी के तट से मिट्टी को टोकरी में माथे पर लादे घर आते हैं और संपूर्ण श्रद्धा से देर रात जागकर माँ दुर्गा की मूर्ति को सुंदर से सांचे में ढालते हैं। देख छुटकी, हमने माँ दुर्गा का कितना सुंदर स्वरूप सजा है। हाँ भैया, ऐसा लग रहा है जैसे माँ साक्षात हमारे समक्ष खड़ी है। अब जल्दी से माँ के वस्त्र में लाल रंग भर देते हैं। मिट्टी की मूर्ति में रंग भरते ही मानो माँ दुर्गा की मूर्ति सजीव हो जाती है। अगली सुबह नवरात्रि का पहला दिन दस्तक देता है। छुटकी, तू घर को साफ सुथरा कर दे। मैं जल्दी से जाकर माँ दुर्गा का मन भावन जवा कुसुम के पुष्प और दूब लेकर आता हूँ। दोनों भाई बहन मिट्टी की बनाई माँ दुर्गा की मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं। भैया, हमने दुर्गा माँ को फूल तो चढ़ा दिया, मगर हमारे पास फलहार तो है ही नहीं। छुटकी, तुलसी का पत्ता सर्वोपरि फलाहार है, इसे ही माँ दुर्गा को भोग लगाते हैं। सूरज के ढलने के संग सवेर को बेला सांझ में बदल जाती है। छुटकी, सांझ की बेला हो गई, चल माँ दुर्गा की आरती अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा की आरती के बाद भूख से बिलबिलाते दोनों भाई बहन एक दूजे को एकटक निहारते हैं। छुटकी, तुझे भूख लगी है? इससे बड़ा पाप और क्या होगा कि एक उपासक को फलहार भी न मिलेगा। भैया, खुद को क्यों दोष देते हो? आपने भी तो व्रत किया है, देर से ही सही, मगर माँ दुर्गा दीन जन की दुहाई जरूर सुनती है। दोनों भाई बहन सयानों की भांति एक दूजे को सांत्वना देकर सो जाते हैं, जिसके साथ माँ दुर्गा उन्हें स्वप्न दर्शन देती हैं। देविका, भैरव, जागो, देखो तुम्हारी दुर्गा मैया तुम्हारे द्वार पर खड़ी दरवाजा खटखटा रही है। माँ दुर्गा को समक्ष खड़ा देख दोनों भाई बहन स्तब्ध हो जाते हैं। माँ दुर्गा का सभ्य स्वरूप, लंबे घने केश उनकी मौजूदगी को सच कर रहा था। माँ दुर्गा, आप हम गरीब बेसहारा भाई बहन की गुमटी में पधारी हैं। ये सत्य है या हमारी आंखों का भ्रमजाल? देविका, जब तुम सत्य को जानोगी तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दोनों भाई बहन माँ दुर्गा को स्पर्श करके उन्हें नतमस्तक करते हैं। माँ दुर्गा, अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार करो। भैरव, देविका, तुम बहन भाई के भक्ति भाव मेरे चितवन में बस गए हैं। इतनी कठिनाइयों और दुख दर्द के बावजूद भी तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास डामाडोल नहीं हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे सर्वोपरि भक्त होने का ताज देती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और भेंट है, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे संग चलना होगा। आपके संग सैर करना तो हम भक्त के लिए सुनहरा सौभाग्य होगा माँ। ये सुनकर माँ दुर्गा अपने असीमित सिद्धियों की शक्ति से एक सुनहरा रथ, जिसके आगे शेर पहरुए बंधे थे, उन्हें प्रकट करके कहती है, घबराओ नहीं, शेरा मेरा सर्वोपरि भक्त है। आओ, मेरे संग बैठ जाओ। दोनों भाई बहन माँ दुर्गा के बगल में बैठ जाते हैं। शेरा, इसी क्षण हमें सितारों के शहर ले चलो। शेर हवा के बीच उड़ान भरते हुए पृथ्वी के छोर से आसमान का रुख करता है। तभी रथ स्वतः मेहों के बीच रुक जाता है। देविका, भैरव, अब यहाँ से हमें पैदल पारपथ ही आगे की ओर अग्रसर होना होगा। जैसे ही बहन भाई कुछ कदम बढ़ाते हैं, एक सुनहरे मार्केट की शुरुआत होती है, जहाँ सैकड़ों सुनहरी सुंदर गाय सोने के गौशालों में बंधी हुई थी। इनके इर्द गिर्द बैठे बलवान कसाई उनकी बोली लगा रहे होते हैं। साथ ही कुछ ग्राहक उन्हें खरीद रहे थे। ये देख दोनों भाई बहन बेतहाशा आश्चर्यचकित होते हैं।
ये क्या बला है, यहाँ तो सैकड़ों सोने की गाय हैं। आश्चर्यचकित न हो, यही तुम दोनों का भेंट है। भैरव, ये कोई साधारण सुनहरा मार्केट नहीं, बल्कि जादुई सोने की गाय का जादुई मार्केट है। ये बंधी सभी गाय इंसानों की तरह बोलती ही नहीं, वरन कौतुक करतब भी करती हैं, अर्थात जादू। ये कौन सा जादू जानती है माँ दुर्गा? देविका, ये जादुई सुनहरी गाय अपने स्वरूप की तरह ही सोने का गोबर और सोने का दूध देंगी। इनमें से कोई भी एक सुनहरी गाय तुम ले लो। अचानक सुनहरे खूंटे से बंधी एक हष्ट-पुष्ट गाय पागुर करते हुए उन्हें पुकारती है। मुझे अपने साथ ले चलो, इस सुनहरी जादुई गाय मार्केट में रहकर मैं उकता गई हूँ। भैरव आगे बढ़कर उस सुनहरी सुंदर गाय को जैसे ही खूंटे से खोलता है, उनका सपना टूट जाता है और वह खुद को अपने गरीब गुमटी में पाते हैं। वह हताश होकर कहता है, वो जादुई सैकड़ों गाय का मार्केट महज सपना था। सवेरे का पहर तो हो चला है, गौरी के गोबर देने का समय हो चला है। भैरव झट से उठकर गौशाले में पहुंचता है, जहां उसकी बीमार गाय के बगल में वही सुनहरी जादुई गाय खूंटे से बंधी होती है। तभी वहां देविका भी दस्तक देती है। जादुई सुनहरी गाय, तुम इस गौशाले में कैसे पहुंची? भैरव, क्या तुम्हें स्मरण नहीं? तुम ही तो मुझे मेह पर लगे जादुई सुनहरे गाय के मार्केट से मोल लाए हो। तो क्या हम दोनों सचमुच में जादुई सुनहरे गाय मार्केट गए थे? एकाएक सोने की जादुई गाय पगुराई करते हुए अपनी पूंछ उठाकर सोने का गोबर देती है। सोने का गोबर? मुझे बड़े जोर शोरों की भूख लगी है, मुझे खाने को दे दो। दोनों भाई बहन फौरन ही हरी घास की पुलिया का चारा बनाकर उस जादुई गाय को खिलाते हुए उसे सहलाते हैं। सुनहरी की भूख शांत हो गई, तुम्हारा शुक्रिया। मित्रगण, मेरे दूध देने की बेला हो चली है। छुटकी, जल्दी से ये बाल्टी सुनहरी के थन के नीचे लगा। जैसे ही जादुई गाय उन्हें दूध देती है, उसका सुनहरा रंग सर से पांव तक चकाचौंध होता है। भैया, इस सोने के गोबर और सोने के दूध से तो हम इस घनघोर गरीबी से निजात पा जाएंगे। साथ ही पूरी निष्ठा के साथ माँ दुर्गा को 9 दिनों की नवरात्रि करेंगे। भैरव वो सोने के गोबर को माथे पर लादे और देविका सोने की दूध को उच्च श्रेणी के सुनार से सौदा करके माँ दुर्गा के लिए फलाहार लेकर घर आते हैं। माँ दुर्गा, हमारी कमाई के पहले अंश से हमने फलाहार का भोग बनाया है, अपने भक्तों की भेंट स्वीकार करो माँ। हर एक दिन दोपहर, सवेर और सांझ भाई बहन की सुनहरी जादुई गाय उन्हें खूब सारा दूध और गोबर देती, जिससे भाई बहन का जीवन फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है। हर एक दिन के पड़ाव के साथ नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। ए हमारी जादुई सुनहरी गाय, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। तुमने जो सोने का गोबर और दूध दिया था, उससे मिला धन समाप्त हो गया है। भैरव गाय को चारा खिलाता है और देविका बाल्टी लगा देती। तभी गाय उनकी बाल्टी को दूध से लबालब भरकर कहती है, भैरव, देविका, मेरे सुनहरे दूध से माँ दुर्गा की नवमी धूमधाम से हो जाएगी। भैरव इस दफा भी सुनहरे दूध को सुनार से बेचकर उनसे कंजके का फलहार फूल लिए घर आता है, जिसके बाद वह श्रद्धा से सब कुछ बनाकर माँ दुर्गा को भोग लगाकर कंजक बिठाते हैं और अंत में कन्याओं को सर से पांव तक सुंदर कपड़ों में सजाकर एक एक सोने का सिक्का देकर विदाई देते हुए जोरों शोरों से जयकारा लगाते हुए कहते हैं, जयकारा माँ शेरा वाली दा। बोलो सांची दरबार की जय। इसी के साथ नवरात्रि की समाप्ति हो जाती है, मगर भाई बहन निष्दिन अपनी सफलता का श्रेय माँ दुर्गा की जादुई सुनहरी गाय को देना नहीं भूलते। भूतिया लोक में एक भूतिया परिवार रहता था, जिसका मुखिया राका था और उसकी पत्नी माया थी। चुड़ैल माया का शशि नाम का भूतिया बेटा था, जिसकी शादी चुड़ैल मोहिनी से हुई थी। 5 साल बाद गोलू नाम का भूतिया बच्चा होता है। साथ ही शशि की चुड़ैल बहन शेफाली शहर पढ़ाई करने चली जाती है। ऐसी सुबह के वक्त सभी भूतिया मेंबर टेबल पर बैठकर एक साथ नाश्ता कर रहे थे। तभी चुड़ैल बहू कहती है, माँ जी, जरा खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए चिकन बिरयानी बनाई है।
मसाला मारकर। हैं? सच्ची बहू? हाँ माँ जी। अरे बहू सारा प्यार अपनी सास को ही दे देगी, बस उसके लिए ही बनाया है, मेरे लिए कुछ भी नहीं। अरे नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके लिए तो मैंने चिकन तंदूरी बनाया है शाम में। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। अच्छा, मैं तो कुछ हो ही नहीं ना तुम्हारा, पति परमेश्वर के लिए कुछ नहीं बनाया। अजी आपके लिए तो मैं बनाती ही रहती हूँ। अभी वो 5 साल का गोलू भी बोलेगा कि मुझे भी दो। अरे बहू, वो तुझसे नहीं मांगेगा, वो तो खुद ही पहले से ही लग गया है। देख टेबल के बीच में कैसे लेग पीस चिकन उठाकर खा रहा है। ओए गोलू के बच्चे, ये मैंने माँ जी के लिए बनाया था, तो क्यों खाने लग गया? देखिए माँ जी कैसे टंगड़ी उठा उठा कर खा रहा है, छोटा है अभी। कोई बात नहीं, खाने दो, वैसे भी मुझ पर गया है, अपने बाप की तरह ही तो खाएगा। भूतिया लक्षण आ रहे हैं इसमें धीरे धीरे। बिगाड़ लो तुम इसे। चिकन तंदूरी से याद आया, माया याद है तुम्हें हमारी शेफाली को ये कितना पसंद है, और काफी समय हो गया वो घर पर आई नहीं। ऐसा कर शशि, तू ही बुला ले उस बेटा। हाँ, ये आपने ठीक कहा, कब से मेरी चुड़ैल बेटी आई नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक उसको बुला लूंगा, अभी कॉल कर देता हूँ। ये कहते ही भूतिया शशि अपनी बहन को कॉल कर देता है और बोलता है, अरे चुड़ैल बहन, कब आ रही है तू? तेरे इंतजार में आज तेरी भाभी ने तेरा पसंदीदा बटर चिकन बनाया है। चल शाम को आजा तो कुछ और भी बन जाएगा। अरे भैया, आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं रास्ते में ही हूँ, जल्दी से उड़कर आपके पास आ जाऊंगी। ठीक है शेफाली। माँ, शेफाली आ रही है, मोहिनी तुम उसके लिए कुछ अच्छा बना लेना। जी शशि जी। कुछ देर बाद उसकी चुड़ैल नंद आ जाती है, जिसे देखकर पूरा भूतिया परिवार खुश हो जाता है और मोहिनी उसे नींबू पानी लाकर देती है और कहती है, आफा भाभी, आपको समझ नहीं आता है क्या? पिछली बार भी तो आई थी तो बोला था कि वो नींबू पानी मत देना। अरे मुझे जूस वगैरह दीजिए ताकि मेरी स्किन अच्छी रहे। सिर्फ नींबू पानी से मेरी थकान थोड़ी ना हटेगी। ठीक है दीदी, मैं अभी ले आती हूँ। ये कहने के बाद मोहिनी अपनी चुड़ैल नंद के लिए फ्रेश जूस लेकर आती है। अगले दिन चुड़ैल मोहिनी जब घर की सफाई कर रही थी तो बिस्तर को साफ करने के लिए वो शेफाली के लैपटॉप को भी उठाकर साफ कर देती है। उस पर धूल मिट्टी जमी थी, इसलिए वो साबुन और पानी से धोकर धूप में सुखा देती है और कहती है, चलो अच्छा है, मैंने दीदी का लैपटॉप बिना बोले साफ कर दिया। अब वो देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। कुछ देर बाद शेफाली अपना लैपटॉप हर जगह ढूंढ लेती है और कहती है, माँ, बाबूजी, देखिए ना, मेरा लैपटॉप कहीं नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया पता नहीं। अरे जरा अपनी भाभी से पूछ, वो सफाई कर रही थी। भाभी, आओ भाभी, अरे मेरा लैपटॉप बता दो अगर आपने देखा हो तो। हाँ हाँ दीदी, मैंने देखा है, आपका लैपटॉप धूल मिट्टी से गंदा हो रहा था, इसीलिए मैंने धो दिया। वाट भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे लैपटॉप को छूने की? माँ, इन्होंने आग लगा दी, मेरे लैपटॉप में बर्बाद कर दिया उसे धोकर। ए पागल चुड़ैल औरत! अरे बेटा, इतना चिल्ला क्यों रही है? क्योंकि माँ ये मेरी तरह शहर नहीं गई तो इन्हें शहर की चीजों का क्या पता होगा। अरे लैपटॉप ऐसे साफ नहीं होता, वो ब्लोअर मशीन से ही साफ होता है। लेकिन गांव की औरतों को कहाँ समझ आई ये बात? पता भी है कितना महंगा आता है भाभी। चुड़ैल नंद की कड़वी बातें सुनकर मोहिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि लैपटॉप किसी मशीन से साफ करती है, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मेरी चीजों को छूने से पहले भाभी 10 बार सोच लेना और 3 बार पूछ लेना। मूड खराब करके रख दिया मेरा।
बहू, तुझ में अकल नहीं है क्या? तुझे नहीं पता मेरी बेटी शहर से आई है तो शहर का सामान होगा, और जब तू शहर की चीजों को जानती नहीं है तो छूना जरूरी था? पागल कहीं की। अब शक्ल क्या देख रही है? जाकर चाय बना दे मेरे लिए। जी माँ जी। ये कहते ही मोहिनी चुड़ैल चाय बनाकर अपनी सास को दे देती है। कुछ देर बाद जब वो सफाई कर रही थी तो दरवाजे से एक खत अंदर की ओर आता है, जिसे उठाकर मोहिनी चुड़ैल पढ़ने की कोशिश करती है। क्या लिखा है? समझ में नहीं आ रहा। तभी अपनी भाभी को हाथ में लेटर पढ़ते हुए देखकर चुड़ैल नंद उसके हाथ से लेटर छीन लेती है और कहती है, भाभी ये सब क्या है? हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरा सामान छूने की? दादा दीदी मुझे नहीं पता था कि आपका है ये, इसलिए मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी ताकि जिसका नाम हो उसको दे सकूं। तुम जैसी गांव की गवार चुड़ैल को शहर की चीजें पढ़नी नहीं आती तो क्या ही पढ़ोगी? दीदी आप बार बार ऐसे क्यों बोलती हो? मुझे 4th क्लास मैंने पढ़ी है, पास की है मैंने। तुम्हारे गांव की 4th क्लास और मेरा ग्रेजुएशन, वो भी शहर से, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों बार बार मुझसे बेइज्जत होने के लिए आ जाती हो? ऐसा कहकर शेफाली अपने कमरे में चली जाती है। वक्त गुजरता है। शेफाली इसी तरह अपनी भाभी को जलील किया करती थी और शहर का धौंस जमाया करती थी। एक दिन मोहिनी चुड़ैल घर की लीपापोती गोबर से कर रही थी, जिससे घर और फर्श अच्छा हो जाता है। इसकी महक सूंघकर ही शेफाली फिर से उससे बोलती है, आए हाय कितनी गंदी बदबू आ रही है। तुमको चैन नहीं है क्या? जब तुम्हें पता है मैं शहर से आई हूँ, मुझे वहाँ की आदत लग गई है, तो ये गोबर, गाँव वाली चीजें, ये सब करने की क्या जरूरत है? शेफाली, तू हमेशा बहू से इस तरीके से बात नहीं कर सकती। अपने शहर पर करियो ये, हमेशा मत डाला कर इस पर सब बात। इससे फर्श अच्छा हो जाता है, कीड़े करकट भी नहीं आते हैं। बहू तू इसकी बात मत सुन, तू इसे सूखने दे आराम से। जी माँ जी। ऐसे ही वक्त बीतता है। एक दिन चुड़ैल शेफाली ने ऑनलाइन मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर करके अपने फेस पर लगा लिया, जिसे लगाने के बाद उसके चेहरे पर कई तरह के दाने और जलन होने लगी, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए कहती है, माँ भैया भाभी, अरे कोई तो बचाओ, मेरा चेहरा बहुत जल रहा है। माँ क्या हो गया तुझे? मछली की तरह क्यों फड़फड़ा रही है? माँ मैंने शहर से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स मंगाए थे, उसे लगा लिया और अब बहुत जलन मची है चेहरे पर। पता है ये क्यों हो रहा है दीदी? आप अभी रुको, मैं आपके लिए लेप बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल मोहिनी चुड़ैल ननद के लिए नीम का लेप बनाकर उसके चेहरे पर लगा देती है, जिसके 15-20 मिनट बाद उसके चेहरे की जलन खत्म हो जाती है और वो कहती है, भाभी आपने क्या लगाया था मेरे चेहरे पर? इससे तो मुझे ठंडक मिल गई है। बस एक लेप लगाया था, जिससे आपके दाने भी चले जाएंगे। आप कल दोबारा लगाओगे तो ठीक हो जाएगा। भाभी आपके गांव वाले नुस्खे ने तो जादू कर दिया, मेरा चेहरा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और मैंने आपको इतना गलत कहा, इतने ताने दिए, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं दीदी, आपको ये नहीं पता कि शहर की चीजों में आजकल केमिकल आते हैं, लेकिन गांव की चीजें ऑर्गेनिक और देसी नुस्खों वाली होती हैं, जो कभी भी नुकसान नहीं देती बल्कि ठीक कर देती हैं। जी भाभी, अब से मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। इस तरह चुड़ैल नंद और चुड़ैल भाभी एक हो जाते हैं, जिसके बाद शहरी नंद अपनी भाभी को शहर के कुछ और तौर तरीके सिखाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।